कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? दोस्त इसलिए क्योंकि कनाडा में इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है, और दुश्मन इसलिए क्योंकि हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर का आरोप भारत के ऊपर लगाया है। आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन? इसके मामले को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आखिरकार ये खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। अब देखो, कई लोगों को ये लगता है कि खालिस्तान की शुरुआत 1984 से हुआ था, लेकिन सच तो ये बात है कि इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हिंदू और सिखों को अलग करने के लिए भी किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में खालिस्तानी को फुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Because the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। अब देखो, इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो 1823 से होती है। ये जो आप मैप देख रहे हो ना, वो पूरा उस टाइम का सिख एम्पायर है, और वहाँ पर रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। अब देखो, उस टाइम पर होता ये था, जब महाराजा रंजीत सिंह वहाँ पे रूल करते थे, तब तक ब्रिटिशर्स शांत थे और ना ही उनके ऊपर एक भी बार अटैक किया था। लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है और धीरे धीरे सिख एम्पायर वीक होने लगता है, तो इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सिख एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और वहाँ पर जितने सारे गुरुद्वारे थे ना, ब्रिटिशर्स ने उन सब गुरुद्वारे को वहाँ के जो करप्ट सिख थे उनके हाथों में कंट्रोल दे दिया, और लगभग 100 सालों तक वहाँ के गुरुद्वारे को करप्ट सिख और ब्रिटिशर्स ने चलाया। लेकिन जैसे ही साल 1919 में जलियांवाला बाग में बहुत सारे हिंदू और सिखों की हत्या कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और तभी बहुत सारे सिखों ने 1920 में एक साथ मिलकर अकाली मूवमेंट की शुरुआत किया और ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाया कि ये गुरुद्वारे को वहाँ के करप्ट सिख और ब्रिटिशर्स नहीं चला सकते। और फिर वहाँ के सिख 175 मेंबर की कम्युनिटी बनाते हैं और नाम रखते हैं SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। अब देखो, इसी कमेटी ने वहाँ के गुरुद्वारे से करप्ट लोगों को हटाया और गुरुद्वारे को रेगुलेट किया, और आज के डेट में भी ये कम्युनिटी गुरुद्वारे को रेगुलेट करती है। अकाली मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स ने सिखों की बात तो मान ली, लेकिन तब तक सिख 3 हिस्सों में बढ़ चुके थे। इसमें पहले वो लोग थे जो सिर्फ उदासी सिख महंतों से गुरुद्वारे को मुक्त कराना चाहते थे, और दूसरे वो लोग थे जो अकाली मूवमेंट खत्म होने के बाद भी भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, और तीसरे लोग वो थे जो इस अकाली मूवमेंट में अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे थे। अब देखो, साल आता है 1929। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने संपूर्ण स्वराज मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की थी, जहां उन्होंने ये कहा था कि पूरे भारत के लोग ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे भारत में वोटिंग किया जाएगा और डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन 3 ग्रुप ने इस डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। पहला ग्रुप था मोहम्मद अली जिन्ना का। इनका मानना था कि मुस्लिम लीग के लिए अलग देश होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप था बाबा साहब अम्बेडकर का, और ये उस टाइम पर दलित के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और तीसरा ग्रुप था मास्टर तारा सिंह का। इनका कहना था अगर मुस्लिमों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन की जाती है, तो इस आधार पर सिखों के लिए भी अलग सीटें रिजर्वेशन की जानी चाहिए। अब देखो, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिरकार ये खालिस्तानी शब्द यूज कहाँ से होने लगा। अब देखो, ये जो खालिस्तानी शब्द है ना, वो 1940 से यूज होने लगा, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रिजर्वेशन को पास किया था, जिसमें एक अलग देश की मांग की गई थी। और इस मांग से सिख लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था पंजाब के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर मुस्लिम लीग भारत से अलग हो जाएगा तो पंजाब का भी पार्टीशन हो जाएगा। अब देखो, सिखों ने इसके बाद ये कहा, अगर भारत का पार्टीशन होता है तो हमारे सिखों के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए। अब देखो, इन सारे बातों के बाद भी भारत का बंटवारा हो जाता है। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. The fortunate few flee in army transports or in buses, carrying their few possessions. They flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. 1 million people become refugees overnight.
और इस बंटवारे में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। अब देखो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है वो पंजाब का 62% होता है। देखो जब बंटवारा होता है तब सिख लोगों की हिस्टोरिकल चीजें, लैंड और आधा से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रह जाती है। अब देखो जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के बाद अपना घर, बिजनेस छोड़कर भारत में आ जाते हैं, और जो सिख भारत में नहीं आना चाहते थे उनको वहाँ की वायलेंस की वजह से वापस आना पड़ता है। अब देखो पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था ना वो ज्यादातर सिख लोगों का हुआ था। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग स्टेट की डिमांड की और इस डिमांड को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत होती है। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी इलाकों को मिलाकर 1948 में एक छोटा सा स्टेट भी दिया, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन, और इसे पेप्सू भी कहते हैं। अब देखो साल आता है 1953, भारत सरकार ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। 1953 में भाषा को लेकर मद्रास में बहुत ही बड़ा वायलेंस हुआ था और तभी भारत सरकार ने उस वायलेंस को रोकने के लिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट के रूप में फॉर्म किया। अब देखो अकाली दल ने आंध्र प्रदेश से इंस्पायर होकर धर्म के आधार को छोड़ दिया और पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट की मांग की, और तभी अकाली दल ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का मकसद था पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि भाषा की आड़ में ये लोग अपना एक अलग सिख राज्य बनाने की सपना देख रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के बेसिस पर ये अलाउ नहीं करता। और ये डिमांड रिजेक्ट होने के बाद अकाली एक साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और पंजाबी सूबा मूवमेंट उस टाइम पर और भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। In the streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. With other riots elsewhere caused by food shortage, India is beset by trouble. और इसको देखकर गवर्नमेंट ने पंजाबी सूबा मूवमेंट का जो स्लोगन था उसको बैन कर देते हैं और 12,000 लोग जो वहाँ पर नारे लगा रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और लगभग 21,000 अकालियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद 1956 में गवर्नमेंट लेकर आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब देखो भारत एक सेकुलर कंट्री है तो फिर हम धर्म और जाति के आधार पर स्टेट को नहीं बना सकते और ये बनाना सही भी नहीं होता, तो फिर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को बनाया गया। अब देखो आजाद होने के बाद हमारा मैप कुछ ऐसा था, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आने के बाद हमारे भारत का मैप कुछ ऐसे दिखने लगा था और पंजाब को पेप्सू के साथ मर्ज करके एक बहुत ही बड़ा पंजाब बना दिया जाता है। अब देखो सिख लोग इसको देख कर ना और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ से पंजाबी सूबा मूवमेंट और भी ज्यादा जोर पकड़ लेता है और लगभग 10 साल तक ये आंदोलन चलता रहता है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ तो सिख सोल्जर ने भारत को फुल सपोर्ट किया और जितने सिख लोग आंदोलन कर रहे थे उसको रोककर भारत सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखो ये सब देखकर 1966 में इंदिरा गांधी ने सिख कम्युनिटी की बात मान लेती हैं। हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, सिखों के लिए पंजाब और तीसरा हिस्सा था चंडीगढ़, जिसे दोनों स्टेट की राजधानी बना दिया जाता है। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो हिली एरियाज था उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर मिला दिया जाता है। इससे पंजाब में कुछ साल तक शांति बनी रही, लेकिन 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जिन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया। अब देखो इस रेजोल्यूशन की 3 बड़ी मांगे थी। चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, दूसरी मांग थी पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए। अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पेश तो किया पर इसको लोग भूल गए, लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी इस डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से बात करने लगता है। उसका नाम था जनरल सिंह भिंडरेवाला। जनरल सिंह भिंडरेवाला सिख ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था जिसका नाम था दंदमी तक्सल, और भिंडरेवाले गाँव-गाँव जाकर ड्रग्स और अल्कोहल के खिलाफ आवाज उठाता था, जो कि एक अच्छी चीज होती है। और जो अच्छी चीज नहीं होती कि वो हथियार उठा लेता है खालिस्तानी की डिमांड करते हुए। और तभी 1981 में पूरे देश के अंदर सेंसर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो सेंसस में ना आपकी मातृभाषा पूछा जाता है और इसमें होता यह है कि जैसे पंजाब में ज्यादा लोग अगर पंजाबी मातृभाषा बोलेंगे तो पंजाबी लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, और अगर ज्यादा लोग हिंदी मातृभाषा बोलेंगे तो हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो इस वजह से भिंडरावाले ने पंजाब के लोगों को कहा कि सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी ही बताएंगे, और ये सब सुनकर वहाँ के हिंदू डर जाते हैं। लेकिन पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर लाला जगत नारायण, उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपसे जब पूछा जाए तो आप लोग अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताएं
और इस चीज को वो अपने न्यूज़पेपर में डेली पब्लिश करते थे। लेकिन इस वजह से उनको गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और इस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर जाकर गवर्नमेंट भिंडरावाले को अरेस्ट करती है और जैसे ही गवर्नमेंट भिंडरावाले को अरेस्ट करके जेल में लेकर जाती है तो पूरे पंजाब के अंदर वायलेंस होने लगता है। और इतना बड़ा वायलेंस होने लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ से ये वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसकी वजह से भिंडरावाले को जेल से छोड़ना पड़ा शांति बनाने के लिए और जेल से आने के बाद भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। और जैसे ही 1982 में भिंडरावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा चालू किया, पंजाब में फिर से वायलेंस स्टार्ट हो जाता है और 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही बस को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें हिंदू पैसेंजर को उतारकर गोली मार दिया जाता है। अब यहाँ से पंजाब में वायलेंस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अब यहाँ से भिंडरावाले अपने काम करने वाली जगह को गोल्डन टेम्पल के अंदर जो अकाल तख्त है वहाँ पर शिफ्ट कर लेता है। Bhindranwale took up residence in the Golden Temple. ताकि वो वहाँ पर सेफ रहे, क्योंकि भिंडरावाले को पता था कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे। ये यहाँ से एंट्रेंस होती है और ये दरबार साहिब है और यहाँ पर है अकाल तख्त और इसके अंदर से ही भिंडरावाले अपने काम को अंजाम देता था। और भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत ही ज्यादा हथियार जमा कर रखा था और वहीं से भड़काऊ भाषण देता था और इसकी वजह से पंजाब में वायलेंस और तेजी से बढ़ने लगा। अब देखो, गोल्डन टेम्पल से खालिस्तानियों को हटाने के लिए 1984 में इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चालू किया। An entire battalion of Indian troops backed by tanks and rockets to storm the Sikh Golden Temple in Amritsar. Bloodletting began in earnest on the 5th of June, 1984. Codenamed Operation Blue Star, the Indian Army, on orders from Prime Minister Indira Gandhi, attacked the Golden Temple. पंजाब में वायलेंस इतना तेज होने की वजह से ये ऑपरेशन को 2 या 3 दिन के अंदर खत्म करना था। इस ऑपरेशन में खालिस्तानियों को मार दिया जाता है, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाला भी होता है। Bhindranwale died in a hail of bullets, along with as many as 500 of his supporters. और फिर आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब देखो, आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को अपने कंट्रोल में तो ले लिया, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से गोल्डन टेम्पल को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। और जब लोगों ने गोल्डन टेम्पल को डैमेज देखा तो लोगों ने कसम खाई, जिन लोगों ने ये सब किया है उन सब की जान ले लेंगे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 18 गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद पूरे भारत में एंटी सिख दंगे होने लगते हैं और जो दंगा करने वाले लोग थे वो पूरे पंजाब के अंदर फैल जाते हैं और सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। 8000 से भी ज्यादा बेगुनाह सिखों को मार दिया जाता है और उस समय पूरे पंजाब में खून की नदियां बह रही थी। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਤਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। अब देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार से भिंडरावाले को तो मार दिया गया, लेकिन भिंडरावाले के जो सपोर्टर्स थे वो अभी भी दिल्ली और अब्रॉड में दंगे करवा रहे थे। जून 1985 में खालिस्तानी टेररिस्ट ने एयर इंडिया फ्लाइट जो कनाडा से इंडिया आ रहा था उसको बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों की जान चली जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने ब्लैक थंडर जैसे कई छोटे और बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए और इस दंगे को काबू करने के लिए लगभग 10 साल लग जाते हैं। केपीएस गिल जैसे बहादुर ऑफिसर चुन चुनकर खालिस्तानियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त है जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देशों में जाने लगते हैं। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो आप लोग खालिस्तानी देखते हो, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले भागकर इन देशों में बस गए थे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच अपने आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से
कई देशों में ये खालिस्तानी फैल गए और उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक और नाम था, हरदीप सिंह निज्जर का। कनाडा में जाकर हरदीप सिंह निज्जर वहाँ के खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलके भारत में कई बार दंगे करा चुका है। इसके बाद भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर 10 लाख का इनाम रखा और जस्टिन ट्रूडो को कई बार भारत सरकार ने खालिस्तानी के ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो ने एक्शन नहीं लिया। 18 जून 2023 को किसी ने हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दिया तो जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भारत की खुफिया एजेंसी ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है। और इसके बाद कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को कनाडा से निकाल दिए। और जैसे ही ये बात भारत को पता चला तो क्या भारत शांत बैठने वाला था? तो भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। और कनाडा के जो सिटीजन भारत में आने वाले थे उनके वीजा को भी बंद कर दिया। अब देखो जस्टिन ट्रूडो ने भारत से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के लाइफ में इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।